सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक, बच्चों जल्दी से इसको खोल लीजिए। और आज का टॉपिक है कारक। बच्चों, आज मैं कारक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो पेंसिल के माध्यम से आप लोग अपने अपने टॉपिक पर टिक लगाइए। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कारक कि कारक किसे कहते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी कारक का कि संज्ञा के विकार कारक। बच्चों चलिए आज हम इस पे अब चर्चा करते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है। कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा किसी पदों के साथ प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राम ने धनुष उठाया। दूसरा है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तीसरा उदाहरण है, ये राधा की मम्मी है। चौथा उदाहरण है, बच्चे दादाजी के लिए फल लाए। और उस नेक्स्ट उदाहरण है, चिड़िया पेड़ पर ची ची कर रही है। नेक्स्ट, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में ने, को, के लिए, पर और से विभक्ति राम, बच्चों, राधा, दादाजी, पेड़, फुटबॉल, ये जितने भी शब्द हैं संज्ञा शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं और अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ उदाहरण बच्चों इसके आ चुके हैं कारक से संबंधित। तो बच्चों स्क्रीन पे आया हुआ जो ये पिक्चर है और उसके साथ कुछ वाक्य है, तो बच्चों पढ़ते हैं कि वाक्य क्या है। कि दादी पूजा फूल तोड़े। और दूसरा है, मैंने चम्मच खीर खाई। तो मुझे वाक्य ये कुछ अटपटे लग रहे हैं। तो चलिए अगर हम इन वाक्यों को अगर इस रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य है तो बच्चों ये सभी जो शब्द हैं ये सार्थक हैं, फिर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे। कि दादी पूजा फूल तोड़े। और दूसरा उदाहरण है, मैंने चम्मच खीर खाई। तो ये बच्चों जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये शब्द आ चुके हैं, ये सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि इसका जो अर्थ है उसमें स्पष्टता नहीं आ रही है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे वाक्य या कुछ ऐसे शब्द आ चुके हैं जिसका मतलब सही रूप से अर्थ इसका स्पष्ट हो रहा है। तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े। और दूसरा उदाहरण है, मैंने चम्मच से खीर खाई। तो बच्चों ये जो सभी जो शब्द हैं ये सार्थक भी हो गए हैं और इन वाक्यों में ने, के लिए, से, ये शब्द और ने, के लिए, से जितने भी ये शब्द हैं लगा करके इनके अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। और ये जो शब्द हैं ये कारक चिन्ह हैं, क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कारक चिन्ह के कुछ ऐसे की उसकी परिभाषा आ चुकी है कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं। कारक चिन्ह को हम विभक्ति या प्रसंग भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है कि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बनाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं बच्चों, कारक कहते हैं। और जो इसकी परिभाषा भी बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, तो और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कारक
चिन्ह क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कारक के भेद आ चुके हैं। बच्चों, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है। बच्चों, इसको ध्यान से देखें भी और सुनिए भी कि कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संपादन को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध उसका विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। फिर आता है 7वां अधिकरण, यानी कि उसका विभक्ति है में, पर। फिर 8वां और अंतिम भेद है संबोधन। संबोधन की भक्ति है बच्चों हे, अरे, ओ। ये जितने भी बच्चों मैंने अभी कारक आपको बोले हैं उनकी विभक्ति उनके साथ, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संपादन को के लिए, अपादान से यानी कि अलग होना, संबंध उसमें विभक्ति का, के, की, रा, रे, री। फिर अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति क्या है? में, पर। फिर संबोधन यानी कि हे, अरे, ओ। ये जितने भी शब्द हैं उनके साथ मैंने क्या लगाया? विभक्ति लगाई, और इससे शब्दों का सही उच्चारण और सही शब्दों का लिखना इसी के सहायता से किया जाता है। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कर्ता कारक की परिभाषा बच्चों आ चुकी है, उसका उदाहरण भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब चलते हैं कर्ता कारक की परिभाषा कि कर्ता कारक उसकी विभक्ति है ने। अब इसका अर्थ है यानी कि उसकी परिभाषा है कि कर्ता का अर्थ है करना, यानी कि क्रिया को करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी कि कर्ता का अर्थ है करना। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति यानी कि प्रसंग का प्रयोग हमेशा भूतकाल में किया जाता है। यदि कर्ता कारक के साथ प्रसंग ने का प्रयोग नहीं हुआ तो कौन और किसने का प्रश्न किया जाता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वह शब्द क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आप इनकी 2 पिक्चर्स आ चुकी हैं, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए। पहला है रवि ने खाना खाया। रवि ने का क्या हो गया? कर्ता कारक है। और दूसरा है बच्चा, तो बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा क्या पीता है? बच्चा दूध पीता है। तो रवि ने और बच्चा ये क्या है? ये कर्ता कारक है। आशा करती हूँ कि ये कर्ता कारक आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अब कर्म कारक आ चुका है कि कर्म कारक किसे कहते हैं? कहते कर्म कारक इसकी विभक्ति है को। कहते हैं कि जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े वह शब्द क्या कहलाते हैं? कर्म कारक कहलाते हैं। कर्म कारक की जो पहचान का चिन्ह को प्रसंग या विभक्ति कहते हैं। इसे पहचानने के लिए किसको या क्या
क्या का प्रश्न करते हैं और इसका जो विभक्ति है वो को है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी 2 उदाहरण आ चुके हैं, जैसे माँ खाना पकाती है या माँ खाना बनाती है। फिर है अध्यापक छात्राओं को पढ़ाते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? छात्राओं को पढ़ाते हैं। तो खाना और जो छात्र को, ये क्या दोनों हो गए? कर्म कारक हो गए। यानी कि माँ खाना बनाती हैं और अध्यापक छात्राओं को पढ़ाते हैं। खाना और छात्र, ये दोनों क्या हो गए? ये कर्म कारक है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कर्ता कारक भी और कर्म कारक भी। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अब तीसरा आ गया है करण कारक। कहते करण कारक का इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुकी है इसके उदाहरण समेत। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है करण कारक की उसकी परिभाषा। कहते करण कारक की परिभाषा, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और करण कारक की बच्चों इसकी विभक्ति क्या है? से के द्वारा। इसकी विभक्ति है करण कारक की से के द्वारा। कहते हैं कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण की पहचान से तथा के द्वारा प्रसर्ग यानी कि विभक्ति द्वारा होती है। इसका उदाहरण है पिताजी कलम से लिखते हैं। पिताजी कलम से लिखते हैं। और दूसरा उदाहरण है बच्चा गेंद से खेलता है। तो कलम से और ये गेंद से, ये दोनों चीज़ें किसको दर्शा रही हैं? करण कारक को संबोधित कर रही हैं। और बच्चों तीसरा उदाहरण भी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि माँ झाड़ू से सफाई कर रही हैं। माँ झाड़ू से सफाई कर रही हैं। और चौथा है वरुण गेंद से खेल रहा है। ये जितने भी सफाई कर रही हैं या गेंद से खेल रही हैं या ये कलम से लिख रहे हैं, ये जितने भी उदाहरण हैं ये बच्चों किसको संबोधित कर रहा है? करण कारण को संबोधित कर रहा है कि करण कारक है ये। तो आशा करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब चौथा कारक भी आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है। बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा और सुनिएगा कि संपदांक कारक क्या है। इसकी बच्चों विभक्ति क्या है? को के लिए। इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है कि जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संपदांक कारक कहते हैं। और जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? संपदांक कारक कहलाता है। संपदांक कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। इसके अतिरिक्त जिन शब्द द्वारा किसके लिए प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? संपदांक कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों 2 उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुके हैं। पहला उदाहरण है मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। दूसरा उदाहरण है भैया ने बहन को उपहार दिया। यानी कि भाई ने बहन को क्या दिया? उपहार दिया। तो माँ के लिए और बहन को, ये दोनों जो उदाहरण हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? संपदांक कारक को संबोधित कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये भी कारक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर 5वां कारक भी बच्चों आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अब आ गया है 5वां आपका कारक अपादान कारक। अब इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपादान कारक कहते हैं। और बच्चों इसकी विभक्ति है से
अलग होने का भार। क्या इसकी विभक्ति क्या है? से अलग होने का भाव। तो बच्चों इसका परिभाषा भी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या और इसका ये भी है कि वह रूप और जिसे अलग होने, टूटने, गिरने, डरने, तुलना, शर्म होने आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे शर्माने के लिए प्रसक या विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आए हुए हैं। 2 उदाहरण देखिए बच्चों बहुत ध्यान से। पहला उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा उदाहरण है मेज से पुस्तक गिरी। तो बच्चों ये 2 जो उदाहरण हैं पेड़ से और मेज से, ये 2 उदाहरण किसको संबोधित कर रहे हैं? अपादान कारक को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे बच्चे विद्यालय से घर जा रहे हैं। और चौथा इसका उदाहरण है गंगा हिमालय से निकलती है। तो बच्चों जितने भी ये उदाहरण मैंने अभी बोले हैं आप लोगों को, ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अपादान कारक को संबोधित कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये भी आपको कारक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर छठा कारक बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है विद उदाहरण के साथ। तो बच्चों आप लोग देखिए और ध्यान से सुनिए कि संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध कारक का बच्चों इसका जो विभक्ति है वो क्या है? जैसे संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की, फिर रा, रे, री, ये इसकी विभक्ति है। अब बच्चों इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु से व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध कारक कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा को प्रकट करता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान विभक्ति प्रसक का इसके द्वारा किया जाता है। जो मैंने बच्चों अभी विभक्ति बोली है इसकी विभक्ति क्या है? जैसे का, के, की, फिर रा, रे, री, इसके द्वारा ही की जाती है। अब बच्चों इसके कुछ उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी हैं। जब पहला उदाहरण है नंदनी के पापा आए हैं। नंदनी के पापा आए हैं। और दूसरा इसका उदाहरण है रमन की कमीज नीली है। रमन की कमीज नीली है। तो ये 2 जो उदाहरण है नंदनी के पापा और रमन की कमीज यानी ये रमन की, तो जितने भी जो ये 2 उदाहरण हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? संबंध कारक को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे अंकिता की बहन साक्षी है और मोहन के चाचा जी डॉक्टर हैं। ये जितने ही बच्चों उदाहरण हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? संबंध कारक को संबोधित कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये भी कारक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर 7वां कारक आ चुका है। उसका नाम है अधिकरण कारक। और बच्चों इसकी विभक्ति है में और पर। इसकी विभक्ति बच्चों कौन सी है? में, पर। और कौन सा ये कारक है? अधिकरण कारक है। और इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण आ चुके हैं कि क्रिया के आधार पर बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कहलाता है। और संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति या प्रसक में और पर है। उदाहरण के लिए बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका उदाहरण है। बच्चों इसके 2 उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी हैं। पहला है
टोकरी में फल रखे हैं। टोकरी में क्या रखे हैं? फल रखे हैं। दूसरा उदाहरण है, मेज पर कंप्यूटर रखा है। मेज पर कंप्यूटर रखा है। तो बच्चों, जो ये टोकरी में और मेज पर, ये दोनों जो उदाहरण हैं, दो जो शब्द हैं, ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अधिकरण कारक को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों, इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे माँ घर में है, और चौथा उसका उदाहरण है किसान खेत पर है। ये जितने भी बच्चों उदाहरण हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं? अधिकरण कारक को संबोधित कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये कारक भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर अंतिम कारक यानी कि 8वां कारक आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है, और साथ में इसका उदाहरण भी बच्चों हैं। तो बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। अब आता है संबोधन कारक, कि संबोधन कारक किसे कहते हैं? कहते हैं संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति बच्चों कौन सी है? इसकी विभक्ति है हे, अरे, ओ। ये जितने भी शब्द हैं, ये क्या है बच्चों? इसकी विभक्ति है। और संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे हे, अरे, जी, ओ विभक्ति प्रसंग द्वारा व्यक्त की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण इस प्रकार है, बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। तो इसका पहला उदाहरण है, अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे भाई मेरी बात सुनो। और दूसरा उसका उदाहरण है, हे भगवान ये क्या कर डाला। हे भगवान ये क्या कर डाला। तो बच्चों, जो ये दो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, या जो इसके उच्चारण किया है, ये शब्द किसको संबोधित कर रहे हैं? संबोधन कारक को संबोधित कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थे कारक के ये भेद थे, जो बच्चों मैंने अभी आपको 8 के 8 कारक के बारे में और उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, उनकी विभक्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बच्चों जानकारी दी है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये 8 जो कारक थे या उनके, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जो मैंने आज चैप्टर बच्चों आपको मैंने पढ़ाया है कारक, तो बच्चों इससे संबंधित, इस लेसन से संबंधित बच्चों मैं कुछ आपको गृह कार्य दे रही हूँ, जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ चुका है। तो बच्चों, पहला आपका क्वेश्चन है जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उचित प्रसंग से कीजिए। बच्चों, ये आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में हल करना है। इसे ग्रामर की नोटबुक में नहीं लिखना, इसको सिर्फ आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो दूसरा बच्चों प्रश्न, बच्चों तीसरा प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित वाक्यों को उसके कारक से मिलाइए। बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरीके से इसके कारकों से मिलाना है, बहुत सफाई से मिलाना है, और इसको भी आप लोगों ने अपनी सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। बच्चों, पांचवा प्रश्न में बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित प्रसंग लगा करके पुनः सार्थक वाक्य लिखिए। तो बच्चों, इसको भी आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही इस प्रश्न को हल करना है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना। अब बच्चों चौथा प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि निम्नलिखित कारकों की विभक्ति लिखिए। निम्नलिखित कारकों की विभक्ति लिखिए। तो बच्चों, जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो प्रश्न है, उसके आगे उनकी विभक्ति लिखनी है कि किस कारक की कौन सी विभक्ति है, बच्चों वो लिखनी है आप लोगों ने, और बहुत सही से बच्चों लिखिएगा। और ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसको बहुत सावधानी से और स्पष्ट रूप पे और बिल्कुल सफाई से लिखिएगा,
आशा करती हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया है वो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों धन्यवाद। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने मम्मी पापा को भी सुरक्षित रखिए, अपने हाथों को भी सैनिटाइज़र से साफ़ कीजिए। बच्चों अब कल मिलते हैं। बाय बच्चों, अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। बाय बच्चों।